हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में जो 2019 में पटवारी का एग्जाम हुआ था, सीजी व्यापम ने एग्जाम लिया था राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2019 के कुछ एप्टीट्यूड के प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे। इसमें 30 प्रश्न आए थे और मैंने ये सब क्वेश्चन पेपर के बेस में सॉल्व कर रहा था, तो ये बहुत ईजी है। इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पेपर अब नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या क्वेश्चन थे। बहुत ईजी, फटाफट इसको सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन दिया है अलग अलग यूट्यूब में चैनल में। आप मेरा भी सॉल्यूशन देखिए कौन सा इजी है। देखिए, 4 लड़के यहाँ पे है, पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं। इसके पश्चात वे 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल पे गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। तो ऐसा वाला प्रश्न जैसे ही आता है आपको वर्ड से समझ जाना है ये किसका क्वेश्चन है। ये LCM का क्वेश्चन है, आपको समझ जाना है। जैसे ही क्वेश्चन आया समझ जाना है LCM का ये प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए LCM ले लेते हैं किसका, 4, 5, 6 एंड 8 LCM लेना। फिर देखते हैं, मैं बता रहा हूँ। इससे बहुत लोगों को एक चीज़ का कन्फ्यूजन है, उसको भी क्लियर करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स कैंसिल। अगेन 2 से मैं कर लूँ क्या, 2 से 2 और ये नहीं जा रहा है, 2 2 जा, और कोई जाएगा क्या, नहीं जाएगा। चलिए LCM 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 5 चौके 20, ये 60 दूनी 120, 120 सेकेंड में है तो 120 सेकेंड आ गया। ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, वैसे LCM है तो मेरे को सेकेंड नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं उसको मिटा देता हूं। इज इक्वल टू कितना हो गया, 120। चलिए अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। और वो बोला है प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात। तो हम लोग ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, 30 मिनट है तो 30 मिनट डिवाइडेड बाई 120 सेकेंड है तो उसको 2 मिनट लिख सकते हैं। तो ये आ जा रहा है 15। कितना आ जा रहा है, 15। तो मैं जब इसको एक्सप्लेन कर रहा था LCM SCF में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बताया हुआ हूँ, तो हर बार ऐसा किया हूँ, जो भी आया है उसमें क्या करना है, 1 प्लस करना है, ऐसा करके बोला हुआ हूँ। 1 प्लस करना है ऐसा बोला हुआ हूँ। लेकिन इसमें जो 1 है उसी को ये बोल दिया है कि प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात, मतलब इसको छोड़ना है। इस 1 से हमको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो गए कि सर जो भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट वाले बताया है तो 1 प्लस की बात किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस 1 को ये छोड़ा हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन में आपका 15 भी है और 16 भी है। देखो 15 भी है और 16 भी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 15, क्योंकि वो पहली बार के बाद की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 15। तो इस चीज को ध्यान देना है। आपने बनाया होगा इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल बनाया होगा। ये जो डाउट है 1 यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा उसको देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्तक क्रमशः 5083 23 है। यदि एक अंक 391 है, दूसरा अंक क्या होगा। तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन में से एक है। ऐसे क्वेश्चन अब देखने को नहीं मिलते हैं। एक फार्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2 है ना, सीधा सीधा है। LCM यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5083। HCF क्या है, 23। एक संख्या क्या दी हुई है, 391। दूसरी संख्या हमको निकालनी है, N2 निकालनी है। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे दिया है, पूरा का पूरा कैंसिल होगा, पॉइंट में बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा LCM SCF में। ठीक है, ये 391 में नीचे रख लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे 23 इंटू 17 7 या 21, यह से हो गया 7 दूनी 14 15 16 हो गया, 17 एकम 17 हो गया, 17 23 एकम 23 लिख लेते हैं, 6 3 9। ये देखो 391, मतलब ये 1 टाइम और ये 17 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा। और वैसे ही 5083 को 17 से आप लोग कैंसिल करेंगे, ये आएगा 299 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 299 ऑप्शन बी। बहुत आसान है क्या। हाँ, मैं पहले ही बोला हुआ हूँ कि इस वीडियो में बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आया हुआ था, तो क्या करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, बहुत ही इजी रहते हैं, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से रहते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से रहते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्नों को देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको सर्ट्स एंड इंडाइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता रहता है। तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करणी को आप ध्यान से पढ़िए। 7th 8th क्लास के बुक में आपको मिल जाएगा घातांक एवं करणी, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए, क्या है, 0.0081 टू दी पावर 1/4। 1/4 का कहने का मतलब ये रहता है कि जब हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे 0081, ये
4th रूट निकालना है उसका। ठीक है, ठीक है, यही मतलब होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 8 1 है तो हम लोग देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 81 होता है ना। तो यही होता है, तो मैं 3 तो लिख लिया और 4 संख्या के बाद है मतलब 0.3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। दूसरा वैसे ही लेते हैं, नीचे है 0.016 टू द पावर 1/4, वैसे ही ये हो जाएगा, समझेंगे, बनाने में तो बहुत कम समय लगता है। ये ऐसा ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.3 0.2 आ गया, तो मैं पॉइंट दोनों एक जगह है तो 3/2 लिख सकता हूँ इंटू 0.5, 3/2 इंटू 0.5 ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई, 3/2 तो 1.5 होता है, 0.5 को मैं 0 को 15 से 75 होता है, 1.5 होता है और 2 संख्या बाद दशमलव लगेगी 1 और 2, ये हो जाएगा 0.75। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये बहुत इजी है ना, कई लोग ऐसे प्रश्न को बताने से ना हंसी में ले लेते हैं, सर क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन नहीं, कई लोगों को ये भी डाउट होता है, तो आप ऐसे इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ए की मान की गणना कीजिए। देखो ये भी वैसा ही प्रश्न है, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ए की मान की हमको गणना करनी है, तो ठीक है, 25 टू द पावर -3 है तो सीधे सीधे 1/25 ऐसा लिख सकते हैं उसको, टू द पावर 3 ऐसा लिख लेते हैं सीधा सीधा, और नीचे वाले को 1/5 टू द पावर 6 ऐसा लिख लेते हैं। और यहाँ पे ये तो है ही है 5 स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर, ये तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं क्या, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। 1/25 टू द पावर 3 और ये 5 टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा, 5 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर और नीचे में 0.5 तो का स्क्वायर है ही है। एक स्टेप बस ओपन किए हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। 5 टू द पावर 6 है तो 5 इंटू 5 तो 25 है, तो 25 इंटू 25 इंटू 25 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 स्क्वायर है उसका भी 25, ये ऊपर के सारे लिख लिए हम लोग। और यहाँ पे है 25 इंटू 25 इंटू 25, ये 3 है। आप चाहे तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं ईजिली वे में समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ। ये देखो ऐसा हो गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। यहाँ से कितना आ गया 25, और रूट 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/10 लिख सकते हैं क्या, 5/10 हम लोग लिख सकते हैं। 0.5 या 1/2 होता है, वही कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, और नीचे में 5 का स्क्वायर मतलब 25 बच ये कैंसल, अगेन 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, 10 टू द पावर 2, ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से बन गया, बस ध्यान देते चले जाना है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये भी सर्ट्स एंड इंडाइस, घातांक और करणी, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 है, मतलब टोटल कितना हो गया 35 इंटू 17 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा 35 इंटू 17, जो कि 595 के बराबर होगा। उस कक्षा के शिक्षक और विद्यार्थियों की औसत आयु, मतलब 35 तो स्टूडेंट थे, एक शिक्षक मिल गया तो 36 हो गया, और उसका औसत जो है 18 है, उसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 648 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 648। तो शिक्षक की आयु क्या है, अभी दोनों को घटा लेंगे, यही तो डिफरेंस है जो बन रहा है। हालांकि माइनस प्लस जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ये का डिफरेंस जो आ रहा है 53 आ रहा है, यही जो है शिक्षक की आयु हो जाएगी। अरे कोई एक व्यक्ति बढ़ा, उसके कारण एवरेज जो उसका एज है वो बढ़ गया, तो उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न यदि आप एग्जाम में छोड़ते हैं तो आप एग्जाम के लायक नहीं हैं। तो समझिए पहले क्वेश्चन को। यदि एक पानी का टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भरता है, तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे इंग्लिश वाले। 4/7 को मैं पहले 1 बनाता हूँ, मतलब एक भाग, मतलब एक टंकी बनाता हूँ, तो ये 7/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो घंटे हैं उसको भी मैं 7/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये बन गया है एक, सबको कैंसिल करेंगे तो एक आएगा पूरा कैंसिल करने के बाद, लेकिन मेरे को चाहिए आधे टंकी, तो 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 8 इंटू 7/4 इंटू 1/2, ये 4 दूनी 8, यहाँ से आ गया 7 आवर्स,
7 घंटे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसानी से ये बना है। क्या किए हैं, ये 4/7 था, 8 आवर्स था उसके सामने, उसको हम लोग पहले 1 बनाए और 1 से 1/2 बनाए, और जो ऑपरेशन इधर कर रहे हैं वो ऑपरेशन हम लोग इधर करेंगे, बस 7 आवर्स आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो सब वैसे ही प्रश्न आया हुआ है, अलजेब्रा, सर्टेन इंडाइसेस, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसी से बनाना है। तो चलिए -a, हमको ऑप्शन में सब जगह a - b, a + b, सब पहले तो उसको सेट कर लेते हैं, -a, ठीक है, और ये क्या है, -b + c है, उसको c - b मैं लिख सकता हूँ, और माइनस कॉमन लेने के बाद पश्चात ये हो जाएगा a + b × -c हो जाएगा। ये ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस को मैं कैंसिल कर लूँगा, और उसको कैंसिल के फॉर्म में नहीं लिखते हुए अगले स्टेप में उसको हटा दूंगा, ये ए हो जाएगा। और यहाँ पे c - b है, c - b देखते हैं, -c है, -c को पलट देंगे, गलत आ रहा है। चलिए इस यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ c - b से, तो ये हो जाएगा b - c, उल्टा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया a + b, और ये -c वंस अगेन, तो माइनस माइनस हो गया फिर से प्लस, तो a और ये b - c / a + b, और यहाँ पे फिर से c, देखो ये ऑप्शन c से मैच हो रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे माइनस कॉमन लेना ही है, और कैसे कॉमन लेना है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छे प्रश्नों में से एक था, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। देखिए 2 कार बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल में, देखो ए ही से निकल रहा है 12 मिनट के अंतराल में, तो एक जो है पहले निकला, एक जो है बाद में निकला, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, उसको कोई बड़ी बात नहीं, दोनों की हुई है 20 km/h, लेकिन उनका डिफरेंस जो है 12 मिनट का है। और इधर से एक व्यक्ति निकल रहा है बिंदु बी से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इधर से एक व्यक्ति निकल रहा है, जो पहले ये वाले को पहले पार करेगा, फिर दूसरे वाले को बाद में पार करेगा, लेकिन दोनों के पार करने में वो कितना मिनट का डिफरेंस पा रहा है, 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है उसको। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जब जो पहले व्यक्ति निकला और जो बाद में निकला, तो जो पहला व्यक्ति कहाँ तक पहुँच गया था, कहाँ तक आगे पहुँच गया था, तो उसके निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना आगे गया था, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 20 km/h, और टाइम दिया 12 मिनट, तो 12/60 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। वो आगे निकल गया था 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वो आगे निकल गया था, है ना। मतलब दोनों यदि खड़े हो जाएगा तो 4 किलोमीटर का अंतर आएगा, दोनों गाड़ी यदि खड़े हो जाए, ये गाड़ी और ये गाड़ी, तो 4 किलोमीटर का अंतर आएगा। अब उस 4 किलोमीटर को पार करने में उसको कैसे करेगा, वो जो सामने से जो आ रहा है, लेकिन सामने से आ रहा है तो उस कार का स्पीड तो 20 है, और सामने वाला की स्पीड मान लो x km/h है, क्या है x km/h, तो जुड़ जाएगा, क्योंकि आ रहा है एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, रिलेटिव स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, टाइम है जो 10 मिनट का अंतराल है, 10/60, 10 मिनट का अंतराल, यही तो पड़ रहा है। 20 + x, ये कितना हो जाएगा, देखें यहाँ से 24 हो जाएगा, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, उधर से हो जाएगा सब कैंसिल। अब x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 4 km/h, 4 km/h व्यक्ति का जो है स्पीड है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मेन से स्पीड। तो ऐसा इसको बनाना है, समझना है इसको क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत आसान है ये। जब मैं इसको बना रहा था मैं बहुत कठिन सोच रहा था, लेकिन समझ में आया कि नहीं, ये तो बहुत आसान है, और ये भी देख लो कि सारे प्रश्न इजी आ रहे हैं, तो ये क्यों कठिन हो गया फिर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे, A/B बहुत इजी क्वेश्चन में से एक है, बहुत इजी अनुपात के, ऐसा प्रश्न बहुत, A 3:4 है, तो A² + B² और A + B² का मान निकालना है। A की जगह रखेंगे 3, 3², B की जगह रखेंगे 4, 4², और 3 + 4² 3 × 9, 4 × 4 = 16, और 4 × 3 = 7, 7 = 49 होता है क्या, हाँ ठीक, इसको रख लेंगे, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 25/49, 25/49, देखो तो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक समतल वृत्तीय, मतलब जो नीचे का जो फेस है शंकु का वो प्लेन है, ऐसा बोल रहे हैं, ठोस के आधार का व्यास 10 इंच है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए ऐसा कर लेते हैं इसको, ये ऐसा
और ये ऐसा, ये जो है प्लेन है बोला नीचे वाला हिस्सा, है ना, और ये ऐसा। आधार का व्यास 10 इंच है, तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, 5 ले लेते हैं, 5 इंच, ठीक है, 5 बस लिखा हुआ हूँ। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 इंच है, तो इसको 12 लिख लेते हैं, ठीक है। तो सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल जो है सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो पाई आर एल, तो यदि प्लेन नीचे को छोड़ दें तो पाई आर एल होता है, और नीचे को इंक्लूड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरह से फार्मूला बना हुआ है पाई आर और एल प्लस आर, ये तो कोई कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई को पाई रखते हैं क्योंकि सब ऑप्शन में पाई रखा हुआ है, देखो सब ऑप्शन में पाई रखा हुआ है, इसलिए पाई को पाई रखते हैं। आर 5 है, रख लेते हैं, यहाँ से आर फिर से 5 है, रख लेते हैं। लेकिन एल जो स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, वो हमको नहीं पता है। तो एल स्क्वायर, देखो यहाँ पे एल स्मॉल एल स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा तो 144, और ये हो जाएगा 25, हो जाएगा 169, है ना। तो एल आ जाएगा यहाँ से कितना, 13, ये मैं 13 को रख लिया, इतना ही तो कैलकुलेट करना था उसमें, ठीक है। पाई इंटू 5 है, और कितना हो जाएगा, 13 और 5 18 होता है क्या, 18 5 90 होता है, तो 90 पाई। अब 90 पाई आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखो इंचेस दिया है, स्क्वायर इंचेस, इंचेस दिया, स्क्वायर इंचेस दिया है, दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर इंच, स्क्वायर इंच। देखो कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है, 90 वाले दो ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए, जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है, तो उस संख्या को 19 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न अब आना बंद हो गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं ऐसे प्रश्न, बहुत ईजी रहते हैं ऐसे प्रश्न में। हमेशा जब 171 को आप 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल बोल रहा हूँ ना, कई लोग बोलते हैं सर आप ऐसा कर दिए, यहाँ पे ऐसा कर दिए, और हंसते रहते हैं, अरे कैसे भागफल 0 आएगा, ऐसा कर, जबरदस्त मैं बोला हूँ, जबकि शेषफल रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा जो रिमाइंडर बच रहा है 40, उसको हम लोग किससे डिवाइड कर लेंगे, 19 से ही डिवाइड कर लेंगे। 19 2 जा होता है 38, तो जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शेषफल 2, ये हमारा आंसर, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करना है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2013 दिया हुआ है यहाँ पे 2013 टू द पावर 2019 के इकाई अंक पे यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो मैं यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा हुआ हूँ, यहाँ पे है बाकी संख्या छोड़ देनी है, 3 को लेना है बस, बाकी इग्नोर करेंगे आप लोग। 3 टू पावर 2019, 3 और 7 का रूल क्या कहता है कि घात को 4 से भाग देंगे, ठीक है। 2019 को मैं 4 से भाग देता हूँ, ठीक है, 4 5 6 20 होता है, 1 0 लगाया 19, उसके बाद होता है 4 6 का 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौके 16 होता है, हो जाएगा 3। ये जो रिमाइंडर है वही जो है नया पावर होगा, जो शेषफल प्राप्त होगा वही संख्या की नई घात होगी, नया पावर हो जाएगा ये 3 टू द पावर 3, 3 3 9 27, ये 27 होता है, और इसके यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके इकाई में क्या हो जाएगा, 7। मैंने इसको बहुत ही विस्तार से यूनिट डिजिट में बताया हुआ है, यदि आपने अभी तक यूनिट डिजिट का वीडियो नहीं देखा है तो पूरा देखिए, मैंने बहुत सारा एग्जांपल और ये इस पूरे टेबल को समझाया है, सबको देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है। ऐसे प्रश्न में लॉजिक लगाना है बस, और कुछ नहीं करना होता है। यदि आपने लॉजिक गलत लगाया तो आपका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको कैसे करना है। ये देखिए, कभी भी कोई पावर है, जैसे मान लो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है ना, फिर a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 ऐसा दिया हुआ है। तो इसको एक्सपैंड करने पे जनरली ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो है a प्लस बी मिलेगा, सब प्लस है ना, a प्लस बी एक फैक्टर तो मिलेगा, बाकी अंदर में यहाँ पे कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक फैक्टर जो है a प्लस बी मिलेगा, ठीक है, a प्लस बी तो मिलेगा। उस हिसाब से यहाँ से a प्लस बी निकाल लेते हैं और यहाँ से भी a प्लस बी निकाल लेते हैं, क्या वो दोनों सेम हो रहे हैं, और यदि वो दोनों सेम होते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 231 प्लस 102 हो जाएगा 333, ठीक। उसके बाद 213 प्लस 120 हो जाएगा 333,
ये देखेंगे ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हो ना हो यही हमारा आंसर है और इसी को हम लोग आंसर ले लेंगे। ठीक है, इसका और बेटर एक्सप्लेनेशन किसी के पास है तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553 एवं 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 व 5 शेष बचे। देखो ऐसा प्रश्न बहुत लॉजिकल होता है। ये क्वेश्चन जो है HCF का है। किसका है क्वेश्चन? ये HCF का है। पहचानने भी तो आना चाहिए कि किस चीज़ का क्वेश्चन है ये करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। क्वेश्चन आंसर लाते हैं पहले, फिर उसको सिद्ध भी करेंगे। देखिए ये हो जाएगा, मैं इसको पहले जीरो कर माइनस कर लेता हूँ। क्यों करेंगे वो समझ में आएगा आपको। ऐसा प्रश्न मैंने HCF में बताया है, यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए। 2170 हो जाएगा। अब इन दोनों का मैं क्या निकालता हूँ? HCF निकालता हूँ। तो 2170 डिवाइडेड बाई 1550, क्योंकि ये भाग वाले मेथड से ही निकलेगा। 1 टाइम जाएगा ये ऐसा, यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा? 620 हो गया। ठीक है, फिर इस 1550 को डिवाइड करते हैं। ये वाला मेथड नहीं पता है तो HCF देखेंगे। 2 टाइम्स तो जाएगा 12, 40 जाएगा 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 310। फिर 620 को लगाएंगे। जब तक जीरो रिमाइंडर नहीं मिल जाता तब तक इसमें लगाना होता है, और जनरली मिल जाता है क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही सेट होता है ना। ये देखिए ये आ गया जीरो रिमाइंडर। इस हिसाब से ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए, जब मैं 1500, ये ऐसा है, ये जीरो है, उसको पहले संख्या क्या थी? इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 310 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 टाइम डिवाइड करूँ क्या तो हो जाएगा 1550। यहाँ से आता है 3 रिमाइंडर। देखो 3 शेष बचे, और इसी से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 2175 को, इसको भी कर लेता हूँ। 2175 को जब मैं किससे डिवाइड करूँ? 310 से। 7 टाइम्स जाएगा क्या? हाँ, 2170, तो 5 रिमाइंडर आता है। तो हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है और यही हमारा आंसर है 310, 310। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको बनाते समय मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, सिंपली इसके बेस को इक्वल करना है। बेस 3 टू पावर 2, 3 और 3 4 3 और 5 है ना, उसको इक्वल करना है बस, फिर हमारा काम खत्म। 3 को 3 लिख लिया मैं, 3 टू द पावर 5 बनाया, 3 टू द पावर 4 का मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5। 33 को मैं 33 लिख लिया, इसको 3 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू द पावर हो गया ये 5। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम लोग सिर्फ ये 35 नहीं है ना, 3 टू द पावर 5 है। उसके बाद ऐसा कर लेते हैं 333 है ना, इसको 3 टू द पावर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5। देखो बन जा रहा है, 3 टू द पावर 5 ही बनाना है अपने को। उसके बाद 3 3 3 3, तो 3 टू द पावर है 1 है तो 3 टू द पावर ये 5 हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा ना, एक हमारा जो मेन वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा उससे। 1 2 3 4 5 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये ऐसा हो गया इक्वल। अब हम लोग इसको 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 जोड़ लेते हैं और ये 3 टू द पावर 4 3 टू द पावर 3 इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा लिख लेते हैं हम लोग 3 3 3 3 3 5 टाइम्स है, फिर 3 3 3 3 4 टाइम्स, फिर 3 3 3, यही सॉल्यूशन करना है। 3 3 और ये 3 ऐसा जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 3 1 2 3 4 5, 3 5 3 15 का 5 हासिला 1 हो जाएगा, 12 1 13 का 3 हासिला 1 3 3 9 1 10 ऐसा हो जाएगा, और हो जाएगा 3 6 1 7 हो जाएगा। 3 देखो ये आ गया ऑप्शन में, देखो मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी। चलिए आगे आ रहा है कि नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो 37035 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 3 टू द पावर 4 है ना, 3 3 9 81 होता है 81, 3 3 9 और 3 27 होता है 27, फिर 3 3 9 होता है, फिर 3 होता है, फिर 1 होता है। सबको मैं जोड़ लेता हूँ, 7 1 8 8 और 9 होता है 17, 17 3 20 21, ये हो गया, ऐसा हो गया। 8 2 10 और 2 12, ये 121 आ गया। 121 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5, ये नहीं जुड़ेगा भाई, सबका बेस है वो। ये हमारा आंसर आ गया, आसानी से ये बन गया, आप भी ऐसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x, इसको पढ़ते हैं ऑपरेशन x ऑपरेशन y इज इक्वल टू
2x प्लस 5y ये दिया हुआ है। तो हमको ये चेक करना है कि 3 ऑपरेशन 5 और 5 ऑपरेशन 3 में कौन छोटा बड़ा है और वो कौन कितना बड़ा है, ये हमको चेक करना है। तो ठीक है, ये ऐसा एक्सपाउंड होगा 2, x के जगह में रखेंगे 3 प्लस 5 और y के जगह में रखेंगे कितना, यहाँ पे 2 ऑपरेशन 5 है इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हटा लें क्या, मैं फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा लेते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 5 6 25, यहाँ से आ गया 31। ये 3 ऑपरेशन 5 का वैल्यू आ गया। और नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 5 ऑपरेशन 3, तो 2 की जगह 2, ये 2 है ना, x की जगह रखेंगे हम लोग 5, उसके बाद 5 को 5 y की जगह रखेंगे 3, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ से आएगा 25। और यही हमको पूछा हुआ है कि कितना बड़ा है, तो 31 माइनस 25 ये हो जाएगा 6, हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, देखो बनाने से बहुत इजीली बन जाता है। ऑपरेशन पढ़ते हैं ना, ये ऐसा क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा RS अग्रवाल में कहीं ना कहीं, अच्छा रहता है ऐसा। ठीक है, इजी है, बहुत इजी रहता है ऐसा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं में से पहली की दुगुनी के साथ दूसरी की 3 गुनी को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है। तो x और y ले लें क्या, x ले लेते हैं और y ले लेते हैं। तो पहली की 2 गुनी मतलब 2x के साथ दूसरी के 3 गुने मतलब 3y को जोड़ने से 1200 प्राप्त होता है। ये देखो 1200, जबकि पहली के 5 गुनी मतलब 5x और दूसरी का 3 गुना घटाने में दूसरी का 3 गुना मतलब ये 3y घटाने पर 900 प्राप्त होता है। देखो ये तो इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये बन गया। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 7x और ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2100। x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 300, कितना आ गया x इज इक्वल टू 300 आ गया। तो हम लोग 2 इंटू 300 मैं इसमें रख रहा हूँ वैल्यू x का, ये हो गया, ये प्लस है क्या यहाँ पे, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 1200 ये आ गया। तो 3y इज इक्वल टू 1200 है और 3 दूनी 600, ये 600 है। तो y इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 200। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तब दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, x माइनस वाई, 300 माइनस 200, ये 100 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन गया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 1 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले यदि आपको नहीं आते हैं तो क्लास 10th की बुक प्रेफर कीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 1 चर वाले रैखिक समीकरण आपको क्लास 8 की बुक से भी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है। 5 क्रमागत संख्या, मान लो संख्या जो है ये है निम्न है, x है, अगली संख्या x प्लस 1 होगी, फिर अगली संख्या x प्लस 2 होगी, इससे पहली वाली संख्या x माइनस 1 होगी, इससे पहली वाली संख्या x माइनस 2 होगी। सबको जोड़ने पे क्या आता है, बोल रहा है वो 55 आता है, यही तो बोल रहा है वो। मैं इसको बीच की संख्या माना हूं ना, क्रमागत संख्या कंटिन्यूस नंबर है, तो -1 -2 +1 +2, इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 55, तो x इक्वल टू क्या हो रहा है 11। तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी 11, 12, 13 और इधर हो जाएगा 10 और 9, ये संख्याएं हो जाएगी जिसका योग क्या होता है 55 होता है। अब ऐसी 7 कंटिन्यूस संख्याएं हो जाएगी, जिसका 11, तो 7x इज इक्वल टू 77, x इज इक्वल टू वंस अगेन 11 ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 11, 12, 13 और ये 14 और ये जाएगा 10, 9, 8। अभी देखो 7 समान संख्याएं हो जाएगी। तो क्या बोला है, पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या, पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 13 है और दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 8 है। 13 माइनस 8 होता है 5, ये हमारा आंसर। देखो आसान आसान है क्या, इजी था ये क्वेश्चन पेपर में, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें से भी आपसे यदि प्रश्न नहीं बनता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और तैयारी की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार A से B तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा B से A तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। सब लोग जानते हैं इसका फार्मूला 2xy और x प्लस y होता है। तो 2 इंटू 120 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 18 बोला था क्या मैं 80,
ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे 12 अट्ठे 96 होता है, 2 इंटू 9600 डिवाइडेड बाई 200, ये कैंसिल हो गया सब, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 96 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन गया क्या। लेकिन इसको हम लोग मान लो कॉन्सेप्ट से बनाना चाहेंगे तो वो इस प्रकार बनेगा, देखेंगे कैसे बनेगा। कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट से, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस जाना है और आना है, सेम दूरी है, तो d प्लस डी हो जाएगा, d प्लस डी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो d था, स्पीड पहले वाले का 120 था, d बाई 120, दूसरे वाले का 80 था, d बाई 80। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका एवरेज स्पीड मिलेगा 96 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगा। कैसे, देखिए 2d है ना, और इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा क्या, हाँ ठीक है 240 हो गया, ये 240 हो गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स का 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2d और ये 3d। ठीक है, 2d 3d, ये 2d मतलब डिस्टेंस है ना यहाँ, 2d बाई 5d इंटू ये ऊपर चले जाएगा 240 dd कैंसिल हो गया, dd क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 इंटू इसको 5 से मैं कैंसिल करूँगा, 5 चौके 20 होता है और 5 अट्ठे 40 होता है, 48 दूनी 96 होता है, 96 किलोमीटर पर आवर। ये कॉन्सेप्ट से चलने के लिए है, क्योंकि अभी तो 2 दे दिया है, 3 देने से समस्या हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। 35 लीटर का मिश्रण है, 5:2 का अनुपात है मिल्क एंड वाटर का। तो मिल्क निकाल लेते हैं, 35, 5 2 7 होता है, 5 से मल्टीप्लाई, मिल्क पहला पार्ट है, ये 7 5 6 35, 5 5 25 हो गया यहाँ से, और यहाँ से वाटर कितना हो जाएगा, 35 में 25 घटाएंगे तो 10। ये देखो 25 लीटर जो है क्या है, दूध है, और 10 लीटर पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 है। पानी मिलाना है भाई, दूध एज इट इज रहेगा, पानी मिलाना है, तो 10 प्लस x कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। ये देखो 5:3 हो जाए, ऐसा ही वो पूछ रहा है। तो 25 दिया होता है 75, 10 पंचे होता है 50 और 5x। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू हो जाता है 25, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 5। 5 लीटर और पानी मिलाएंगे तो रेशियो 5:3 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे भी ये बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगी। ऐसी स्थिति में जैसा ये वर्ड्स बोल रहा है, ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगी, कमी होगी, हमेशा कमी होगी। ध्यान देना है, हमेशा कमी होगी, हमेशा ही हमेशा कमी होगी। और कितने प्रतिशत की कमी होगी वो देख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। देखो हमेशा कमी होगी, बिल्कुल 20 स्क्वायर बाई 100, 20 है तो हो जाएगा 400 बाई 100, ये हो जाएगा 4%। और हमेशा कमी बोल रहा हूँ, 4% डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा देखिए फिर से, 20 और ये एक प्लस 20 है, माइनस 20 है ना, 20 माइनस 20 और 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100। ये ऐसा करते हैं ना हम लोग, a प्लस बी, सब ने कॉन्सेप्ट देखा है तब जाके मैं ये वीडियो बता रहा हूँ भाई, है ना। ए बी बाई 100 चेंजेस को, यहाँ पे b है जो है माइनस 20 है और यह है प्लस 20, ये हो जाता है 0, ये माइनस 400, 100 यहाँ से आ गया -4, यही परसेंट हो जाएगा जो कमी हो रहा है, माइनस, हमेशा कमी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपए में 60 की दर से खरीद कर, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया, 100 रुपए में 60 संतरे, तो एक संतरे कीमत 100/60 ले देते हैं, यहाँ से आ गया 5/3 हो गया। और खरीद कर सेलिंग प्राइस 120 में 70 की दर से बेच देता है, तो 120 रुपए में 70, तो हो जाएगा 12/7 रुपए जो है वो सेलिंग प्राइस है। तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज है ना, 12/7 माइनस 5/3, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इजी है।
यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 लिख लूँ क्या मैं, ठीक है 21 और 12 या 36 होता है, 7 5 35, एलसीएम लेना सबको आना चाहिए। इसको ऊपर ले जाता हूँ, 5/3 को मैं 3/5 कर लेता हूँ और 100 का 100 रख लेता हूँ। यहाँ से आ गया 1/21, 7 टाइम्स इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये कितना आ गया, 7 या 21 होता है ना, मैं कैंसिल कर लिया, तो 1/21 था वो कैंसिल हो गया। अब बचा है 1/35, 7 5 35 इंटू 100, ये ऐसा कुछ बचा हुआ है क्या, ऐसा ही बचा हुआ है। 7 से इसको कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20, 7 5 20/7, तो 7 दूनी 14, ये 6 बच गया, 6/7 बच जाएगा नीचे, 7%, 2 से ही 6/7%। देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आसानी से बनेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सारा वीडियो देखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो टॉपिक बाय टॉपिक देखिए, फिर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, यही कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, यदि कोई नया इंक्लूड हुआ होगा जिसको मैं नहीं समझाया हूँ तो बिल्कुल मैं वहाँ रुक के आपको समझाऊंगा। यदि आपने नहीं देखा, यही स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में चले जाते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक कॉन्सेप्ट को समझे बिना। और यदि ऐसा जाएंगे तो आपसे वो क्वेश्चन पेपर तो बन जाएगा उस समय, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं बनने वाला। जब तक आप टॉपिक बाय टॉपिक नहीं चलेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाला नहीं है। चलिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है। देखो ये सब प्रश्न भी बताया हूं मैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 20/100, 20% है, यही तो बोल रहा है। तो हम लोग 100 CP इज इक्वल टू 20 SP ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे मैं इसको रेशियो के फॉर्मेट में CP/SP इज इक्वल टू 20/100 ऐसा लिख सकता हूँ। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य का कितना, विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 100 है, क्रय मूल्य कितना है 20 है, और यहाँ से 100, तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा क्या, 500%। क्या है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, 500% है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से पता चल रहा है 20 पंचे 100 होता है, 500% डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। इसको मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगता है उसको अपने अंदर बैठा लीजिए। चलिए, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 1 रुपए था, वो कितना हो गया, 2 रुपए हो गया, मतलब 1 रुपए मूल था और 1 रुपया उसको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। 4 गुना बनाना है, क्या बनाना है, 4 गुना बनाना है, तो ये ऐसे चलते चले जाएगा, कितने वर्ष नहीं पता है, तो 4 हो जाएगा, 1 रुपया मूल रहेगा और 3 रुपये जो है क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। तो 1 साल में तो 1 ही रुपया, जो एक टेन्योर में मतलब 10 साल में 1 ही रुपया ब्याज बन रहा है, तो हमको 3 रुपये ब्याज चाहिए, तो सीधा सीधा 10 × 3, 1 रुपया बन रहा है, हमको 3 रुपये चाहिए, 30 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो तरीका है ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, ध्यान देंगे ये सारा तरीका सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये अप्लाई नहीं होगा। इसका दूसरा तरीका, मान लो हम लोग जो है राशि को 1 रुपये लेकर चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं, टाइम 10 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 + 1 बता रहा हूँ तो 1 रुपये ही होगा, क्योंकि राशि दुगुना हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 1 ही हो गया। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10%, कितना आ जा रहा है, 10%। दूसरे सिनेरियो में 1 रुपये ही लेकर चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10 लेकर चलते हैं, और टाइम हमको निकालना है कि कितने समय में वो क्या है 4 गुना हो जाएगा, मतलब 3 रुपये हमको ब्याज मिलेगा। पहले 4 गुना हो रहा मतलब 1 रुपये तो अपना मूल है और 3 रुपये जो है ब्याज है। यहाँ से टाइम निकल के सामने आ जाएगा 3 × 10 या 30। देखो ये मान लो ट्रिक भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, बना लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 की धनराशि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ये कुछ वैसा ही है, ठीक है, लेकिन जो पिछला हम लोग बनाए थे उसके हिसाब से नहीं है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए ये देखिए, तो 2 गुनी देखो कितनी हो रही है, 1 से 2 हो रहा है, तो 2 से कितना होगा, 4 होगा, 4 से कितना होगा वो 8 होगा, 8 से कितना होगा वो 16 होगा, 6 वर्ष, या 8 से कितना होगा 16 होगा, और 16 से क्या होगा वो 32 होगा। कितने टेन्योर में, वही 6 टेन्योर में, 6 साल 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 में,
तो ये 6 साल में 2 गुनी तो दिख रहा है यहाँ पे। हमको बोल रहा है 24 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो देखिए ये 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो 24 ईयर्स में ये कितनी 16 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। तो अभी 500 रुपये है, 16 गुनी हो जाएगी, 16 पंछे 80 होता है, यानी कि वो राशि कितनी हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको बनाना है। लॉजिक लेके, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये यहाँ पे कुछ लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न चित्र में एल पैरेलल एम है, मतलब ये दो पैरेलल लाइन है एल और एम। अब एंगल ए यहाँ पे जो दिया हुआ है प्लस एंगल बी का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एंगल बी निकालना, तो जेड निकाल लेता हूं और टी निकाल लेता हूं। जेड निकाल लेते हैं तो देखेंगे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ पे जो एंगल रहेगा 120 वो इसके बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है जियोमेट्री में, यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए। जियोमेट्री के बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं और सारे क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। तो ये हो जाएगा 120 और जेड प्लस जेड मतलब ये वाला एंगल 120 माइनस 180 माइनस 120 मतलब ये हो जाएगा 60। और ये जेड और जेड है तो जेड एंगल जेड यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 आएगा, उसका आधा हो जाएगा ना भाई। ठीक है, 180 होता है टोटल। और वैसे ही टीम में चलेंगे तो ये 130 है तो ये भी 130 होगा, और इधर जो बच जाएगा ये 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री होगा। और टी प्लस टी इज इक्वल टू 50 है, तो टी यहाँ से एंगल जेड है ना, 2 मत पढ़ना, टी यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 डिग्री आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल में देखो 180 माइनस 30 माइनस 25 ये किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर है। ये देखो ए बी सी क्या होता है? 180 होता है। तो बहुत कॉमन चीज़ है, इसको सर कैसे होता है मत पूछिएगा, नहीं तो आपको 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एंगल बी कितना आ गया? देखो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 और ये हो गया 125 आ गया। हाँ ठीक है, 125 कितना आ गया? 125 डिग्री आ गया, एंगल बी आ गया। अब हम लोग एंगल ए निकाल लेते हैं। एंगल ए के लिए जेड तो पता है हमको, एंगल जेड हमको पता है कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल एक्स हमको निकालना है। कितना निकालना? एंगल एक्स को हमको निकालना है। तो देखो ये अपोजिट एंगल है क्या? 120 है तो ये भी 120 होगा। ये देखो अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो 120 का आधा हो जाएगा, एक्स एक्स है तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो एंगल ए सीधा सीधा 180 माइनस 30 माइनस 60, ठीक है, ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। 180 माइनस 90 90 आ जाएगा, तो एंगल ए 90 आ गया। और ये तो पता ही है, तो यहाँ से कितना आ गया? 90। अब देखो क्या पूछा हुआ है? एंगल ए प्लस एंगल, बहुत इजी क्वेश्चन था, बी 90 प्लस और ये बी कितना है? 125, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 215। कितना? 215 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसके सारे प्रॉपर्टीज़ बहुत विस्तार से जानने हैं तो देवेश सर जियोमेट्री सर्च कीजिए, वहाँ आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। मैंने पैरेलल लाइंस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे बताया, सारे प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो ट्राइंगल की बात कर रहा है ये, ठीक है, ABC और DEF ले लेते हैं। दो ट्राइंगल ये ले लेते हैं, ऐसा है ना, ABC। तो AB का वैल्यू यहाँ पे 18.2 दिया हुआ है। ठीक है, और ये किसके सिमिलर है? सिमिलर का मैं साइन थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, ये इसके सिमिलर है, किसके? DEF के सिमिलर है, और DE दिया हुआ है यहाँ पे 13 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका एक परिमाप DEF का परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो ABC का परिमाप क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, कोई इस बड़ी बात नहीं है। तो पेरीमीटर ऑफ किसका? ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय, या ये रेशियो ले रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, कोई भी साइड दिया है हम लोग उसके इक्विवेलेंट कर लेते हैं इसको, AB और DE, जो यही साइड तो हमको दिया हुआ था उसका इक्विवेलेंट हम लोग कर लिए। ABC का हमको निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हमको निकालना है, DEF का 50 दिया हुआ है, और ABC का 18.2 दिया हुआ है, और DE में दिया हुआ है 13, ये दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 18.2
मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 13, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.4 और 14 पंचे होता है 70, तो 70.0 मतलब 70 आ जाएगा। जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC है वो 70 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो छोटा से छोटा प्रॉपर्टी को जानना रहता है, बाकी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन है ये भी अच्छे प्रश्न में से एक है। देखेंगे इसको कैसे बनाना है, थोड़ा इसका लेंदी सॉल्यूशन जाता है। देखेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखो ये समचतुर्भुज सब जानते हैं, समचतुर्भुज है ना, हाँ ठीक है, रोम्बस जिसको बोलते हैं, जिसको चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री रहे। ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये 39 दिया हुआ है और एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हमको निकालना है D1 इंटू D2। ठीक है, तो यहां से देखो ये इसको हम लोग A लेकर चलते हैं, इसको A लेकर चलते हैं, इसको A लेकर चलते हैं, इसको एक को D1 ले लेते हैं, एक को D2 ले लेते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं ना, 90 डिग्री पे ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो समान दूरियों में लंबाइयों में काटते हैं। ठीक है, इस हिसाब से यहां से हो जाएगा A² इज इक्वल टू D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। A² मतलब 39 का स्क्वायर, ठीक है, और ये इसको 4 कर लूँगा मैं, 4A² इज इक्वल टू D1² प्लस D2², ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 39 इंटू 39 इज इक्वल टू D1 को हम लोग लेके चलते हैं 72 इंटू 72, ये तो दिया हुआ है ना, और D2 का होल स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, तो D2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 72 को ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग 2 इंटू 36, ऐसा लिख, 36 दूनी 72 होता है, 2 इंटू 36 हो जाएगा, तो 4 और अंदर बच जाएगा 39 इंटू 39 और 2 दूनी 4 में 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 36 इंटू 36, है ना, ये सीधा सीधा ऐसा हो गया D2² इज इक्वल टू। ठीक है, इसको ऐसा करने का फ़ायदा ये है, ये A² माइनस B² के फॉर्मेट में हो गया, तो ये A प्लस बी और A माइनस बी उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो D2 इज इक्वल टू √4 A प्लस बी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 39 प्लस 36, ये 75 आ गया, A माइनस बी कितना हो गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया। रूट लेने में आसानी होती है ना, इसलिए ऐसा लिखते हैं उसको, और कुछ कारण थोड़ी है। ये 4, इसको 3 इंटू 25 लिखेंगे, 75 को इंटू 3 लिखेंगे, यहाँ से √2 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया। ठीक है, तो 5 या 15 दूनी 30 आ गया, 30 सीधा सीधा। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन को दोनों विकर्णों की लंबाई का अंतर कितना हुआ है, अंतर तो एक जो है 72 है, एक जो है 30 है, डिफरेंस आ जाएगा 42, ये हमारा आंसर होगा, है ना। यही गलती नहीं करना है, 30 को हम लोग ट्रिक लगा देते तो बिल्कुल गलत हो जाता, आंसर ये होगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन था क्या, लेंदी नहीं, ऐसा नहीं है, ये ट्रांसफर बस करना है, सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल आसानी से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, धातु के बने एक घनाभ का भार 500 किलोग्राम है, इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20% कर दिया जाए, मतलब घटा रहे हैं उसमें 20% कर दिया जाए, तो नए घनाभ का भार कितना होगा। बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है, समझेंगे इसको। सबसे पहले जो वॉल्यूम है उसको लेकर चलेंगे, A³ मान लो 10 था उसका साइड, मान के चल रहे हैं ना, 10 साइड है, तो 10 इंटू 10 था, यानी कि ये 1000 था। अब A³ अब क्या 20% के, 10 का 20% होता है 2, उसमें कोई नहीं है, 100 का 20 होता है, 10 का 2 होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 कर देते हैं, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले 1000 था अब 8 हो गया, पहले 1000 था अब 8 हो गया है, तो पहले 500 था, अब कितना होगा x, अब कितना होगा x इज इक्वल टू 500 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000, ये 5 दूनी 10 होता है और 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा 4 kg, कितना हो जाएगा 4 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अनुपात से निकालना है उसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
10 कैसे लिए, मैंने माना है 10 था, तो क्योंकि क्यूब लेने में आसानी होती है और उसका परसेंटेज निकालने भी आसानी होती है। 20% उसका 2 होता है, आसानी से बन गया भाई। लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का, 2 खोखले बेलनों के सतह के क्षेत्रफल का अनुपात 7:5 है। तो खोखला बेलन दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल आता है 2 पाई, सतह का दें 2 पाई आर, कैपिटल आर ले लो, एच ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला है 2 पाई स्मॉल आर एच ऐसा ले लेते हैं। ये 7:5 था, ऐसा ही तो दिया हुआ है क्या? हाँ ठीक है, ऐसा ही दिया हुआ है। ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 2 पाई कैंसिल कर लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर को वैसे लिखते हैं, और ये 3 दिया है, ये 1 दिया है, 7/5। तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ये हो जाएगा 7/15, ये इधर ट्रांसफर कर लिए, ये ऐसा दिया हुआ है। अब बोला है तब इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी कि हमको आयतन निकालना है इसका, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है, स्मॉल एच है ये पाई पाई है, पाई पाई तो कैंसिल कर लिया मैं। और आर एच दिया हुआ है 7/15 है, तो 7 स्क्वायर 15 स्क्वायर, एच जो हाइट है इसको हम लोग इधर 3 है, इधर 1 है, दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में लेकर चलना है। तो यहाँ से सीधा सीधा लिख लेते हैं हम लोग, 7×7 = 49 और ये ऐसा, और ये 225 होता है 15 का स्क्वायर, ये जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 225, ये आ जा रहा है। और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ये 147 है और ये 143 के करीब दिख रहा है तो इसको लगा देंगे, ये हो जाएगा गलत। हमारा ऑप्शन है ना आप दिए वो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर 147 डिवाइडेड बाई 25 है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बहुत ईजी थे, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो ये भी आपसे नहीं बनेगा। और व्यापम में हमेशा टफ आता है ऐसा नहीं है, कभी कभी इजी भी आ सकता है। आप ऐसा सोच के जाएं कि ये सब टफ पूछते जा रहा है तो मैं टफ ही पढ़ूं, इजी नहीं पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। इसके पहले वाला क्वेश्चन पेपर में जाएंगे 2017 के में, तो वो ज़्यादा कठिन था 2019 के बजाय, तो वो कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी है वो, उसमें हम लोग नहीं बोल सकते कि इस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है करके। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से इसको समझा है। यदि नहीं समझा है तो बिल्कुल फिर से वीडियो देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहूँगा। थैंक यू।